हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अध्याय 5 की, जिसका नाम है तरंग गति तथा ध्वनि। वेव मोशन एंड साउंड के जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, महेश कुमार वर्णवाल की प्रैक्टिस वर्क बुक से हम इसको कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने वाले एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक और अदर जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, जहाँ कहीं भी साइंस आती है, आप सभी लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होने वाली है। यहाँ हम अपने सिर्फ प्रैक्टिस को करते हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। ये इसका अध्याय 5 है। फिजिक्स में टोटल आपके 7 चैप्टर दिए गए हैं और एक मॉडर्न फिजिक्स का है। लगभग हमारा फिजिक्स समाप्त होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। देखिए, ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती हैं? पहला प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ठोस में नहीं कर सकती, और हाइड्रोजन में, तीसरा ऑप्शन है तेल में, और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो जो ध्वनि तरंगे हैं निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, मतलब अगर कहीं निर्वात है तो वहाँ पर क्या है, ध्वनि आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। संचरण नहीं कर सकती, चल नहीं सकती हैं। आगे देखिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगों का मतलब जो आप सुन सकते हैं, ठीक है। अपश्रव्य क्या है? जो नहीं आप सुन पाएंगे। तो 20,000 से जो कम होंगी वो क्या होती है? अपश्रव्य तरंगे होंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपके जो ऑप्शन 4 दिए गए होते हैं आप उसे ध्यान से देख लिया करिए। मेरे आंसर करने से पहले कोशिश करिए आप खुद से क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए अगला प्रश्न, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरण, पराबैंगनी, दृश्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अवरक्त किरण। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन पराश्रव्य तरंगों के लिए सत्य है? आपको कथन को पढ़ना, बताना है कि जो पराश्रव्य तरंग है उसके लिए कौन सा दिया हुआ कथन सत्य है। पहला देखिए, इन तरंगों की आवृत्तियां अधिक तथा तरंग दैर्घ्य कम होती हैं। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनकी आवृत्तियां अधिक और तरंग दैर्घ्य कम होती है। बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। तो ये भी सही है। सोनार प्रणाली का मतलब जैसे अगर समुद्र की गहराई में या कहीं कोई चीज़ खो जाती है तो उसको प्राप्त करने के लिए वो कहाँ पर है खोजने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, वही चीज़ है। आगे देखेंगे, बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। तो उपरोक्त ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सर्वप्रथम किसने बताया था? तो डाल्टन ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है? तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग का नाम है माइक्रोवेव। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो पहला सही है, पराश्रव्य तरंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, CT स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली तरंग का नाम बताइए। जो CT स्कैन करते हैं उसमें जो है एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का जो परास है वो कितना होता है? जो FM सुनते हैं तो उसका परास कितना होता है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बताइए। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है, जिसको DB से डिनोट करते हैं। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि की तीव्रता का। नेक्स्ट देखिए, वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के जो है निर्वात में संचरण कर सकती हैं उसे क्या कहते हैं? तो कुल मिला के आपसे एक तरह से डेफिनेशन पूछी गई है, वो कहलाती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? ये ऐसी तरंगे होती हैं जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती हैं। तो निर्वात में संचरण कौन सी तरंगे करती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे करती हैं। आगे देखें, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा? धातु में होगा।
ठीक है। अगर आप जैसे कोई साउंड रखिए या मोबाइल फ़ोन की अपनी वॉल्यूम को रखिए और वो आवाज़ आपको खुले वातावरण में निर्वात में कम सुनाई देगी, लेकिन उसके बगल में अगर आप ठोस कोई चीज़ रखिए तो आपको वही लाउड से सुनाई देने लगता है, तेज़ी से। तो वही है कि ध्वनि की वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो धातु में होता है। और जो ऊपर आपने प्रश्न पढ़ा कि वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती, तो निर्वात में जो संचरण करती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यहीं से आपको एक प्रश्न और मिल गया कि जो यांत्रिक तरंगे हैं जो कि आपकी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होती हैं, ये सब क्या होती है, निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। लाइट के लिए एक अपवाद की चीज़ है, वो लाइट चैप्टर में हम उसको क्लियर करेंगे। आगे देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा, तो धातु में होगा, हो गया है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि कौन सी है, तो 45 डेसिबल है। 45 डेसिबल की ध्वनि सबसे उपयुक्त होती है मनुष्य के लिए। जहाँ कहीं भी साउंड बहुत होता है, जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे डीजे बजाया जाए या कुछ भी, तो वो जो है सही नहीं होता है मनुष्य के लिए। सही एग्जैक्ट क्या है, 45 डेसिबल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है, तो दाब का जो प्रभाव है वो ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप यहाँ प्रश्न देखेंगे इस बुक की पूरी सीरीज में, सर हर एक सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपको सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और प्लस ये है कि हर जगह आपको ये प्रश्न रिपीटेड देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट है। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, तो आयन मंडल करती है। आपने ये लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आपका पहला क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ठीक है, उसके बाद आपका आयन मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल, इस तरीके से होते हैं। तो वही चीज़ पूछी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अवरक्त किरण। आगे देखिए, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक तरंगों का संचरण यांत्रिक तरंगे का संचरण जो है माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है, जड़त्व के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, या ऑप्शन ए सही है या ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है। जड़त्व और प्रत्यास्था दोनों राइट आंसर होंगे यांत्रिक तरंगों के संचरण के माध्यम के लिए। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के मध्य की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपने श्रृंग और गर्त पढ़ा होगा, जैसे ये ऊपर ये नीचे होता है ना, ये गर्त होता है और ये श्रृंग होता है, तो इन दोनों के बीच को पूछा है कि लगातार को क्या कहते हैं, तो तरंग दैर्ध्य कहेंगे। नेक्स्ट है, यांत्रिक तरंगे हैं, तो जो यांत्रिक तरंगे हैं क्या होती हैं, तो यांत्रिक तरंगे आपकी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथन को चुनना है, कौन से कथन सुनना है, सही या गलत, तो सही जो कथन है उसे चुनना है। उसके लिए हमें सभी ऑप्शन पढ़ने होंगे। आइए देखते हैं। पहला, अनुप्रस्थ तरंगों के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं, ये भी सही है। अगला है, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न तथा विरलन में संचरित होती हैं, तो सभी ऑप्शन सही दिए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या कि उपरोक्त तो सभी जितने भी कथन दिए हैं सभी स्पष्ट है। आगे देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण बताइए, तो उदाहरण देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, तो प्रकाश तरंगे क्या हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। भूकंपीय एक्स तरंगे, ये भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे क्या हैं, ये भी क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। डोरी युक्त मतलब जैसे कोई चीज़ आप ऐसे है, मान लो सितार है, उसमें तार ऐसे बंधी होती है, उसको बजाने के लिए डोरी युक्त हो तो उसमें कौन सी तरंग होगी, तो अनुप्रस्थ तरंग होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अलग से भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। आगे देखिए, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो किसी गैस में जो उत्पन्न ध्वनि तरंग होगी वो सदैव अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा डीपली थियोरेटिकल पोर्शन, उन्हें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो नए भी हैं वो इसको सिर्फ याद करें, क्योंकि ये चीज़ें रिपीटेड होती हैं। आइए देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग दिया, खोजकर्ता दिया है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो पाल विलार्ड ने की थी, सही है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, WC
राटजन ने की थी, ये भी सही है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जोहान्स रिटर ने की। तो तीनों सही है, जबकि ये वाला गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग यही सही होगा। ठीक, और इन तीनों को भी याद कर लेंगे आप। आगे देखेंगे, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तब उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है। अगर सितार भी बजाइए और बांसुरी भी, दोनों में एक ही धुन निकले तो जो उसमें अंतर होता है उस किस कारण होता है? तो केवल ध्वनि की गुणवत्ता के कारण पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे क्या होगा? एक दूसरे की आवाज़ सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे? तो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, वहाँ क्यों नहीं सुन सकते भाई? वहाँ निर्वात है, कैसे सुनेंगे? क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में तो काम करता नहीं है। आगे देखेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो लोहे में, ग्रेनाइट या जल या वायु में? तो लोहे में। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था धातु में ज़्यादा होगी ध्वनि की बात, जहाँ पर भी होगी। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में जो ध्वनि की चाल है 330 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना क्या कहलाती है? ध्वनि परावर्तन कहलाती है। ध्वनि तरंगों का अपने मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट जाना, आना, फिर किसी से टकरा के उसी रास्ते से वापस जाना, जो क्या कहलाएगा? तो ध्वनि परावर्तन। परावर्तन अगर जान लेंगे तो ध्वनि परावर्तन वो होगी, वो क्रिया। आइए आगे देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के माध्यम जो है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। जैसे अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो स्पष्ट दूरी के लिए कितनी दूरी के लिए देखने के लिए क्या होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर आपने पढ़ा होगा प्रकाश वाले चैप्टर में। और ये पूछा है ध्वनि सुनने के लिए तो 17 मीटर, याद रखेंगे दोनों। देखिए, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता से इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो इसके आयाम से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, एमआरआई, जो एमआरआई मशीन होती है, में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक लंबाई तरंग किसकी होगी? रेडियो तरंगों में की होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूछा गया है, जैसे रेलगाड़ी है जब वो सीटी देती है तो वो क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ये किस घटना के कारण होता है, किस प्रभाव के कारण? तो डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 20,000 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि क्या होगी? तो श्रव्य तरंग, यही मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मनुष्यों को सुनने के लिए सबसे अच्छी आवृत्ति वाली ध्वनि पूछा जाए तो क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। आगे देखते हैं, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरम जो है किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, किसका प्रयोग करते हैं? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करके जो है वायुयान जो है उपस्थिति का पता लगाता है शत्रुओं के, रडार के द्वारा। रडार में कुल मिला के रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो परावर्तन पे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेथोस्कोप किस ध्वनि पे काम करते हैं, किस सिद्धांत पर? परावर्तन पे। नेक्स्ट, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। अभी आपसे कहा कि जहाँ भी रेडियो तरंग आए यह याद रख लीजिएगा कि रेडियो तरंगों की बात होगी तो रडार में जो है रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है, तब क्या होगा? तब होता है क्या? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए फिर से, यदि प्रकाश या ध्वनि दोनों में से कोई का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है, तब
ध्वनि और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ध्वनि आवृत्ति के उतार चढ़ाव जो होती है उसे हम डॉपलर प्रभाव कहेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं, मतलब इसके एप्लीकेशन पूछा है डॉपलर प्रभाव के। आइए देखते हैं। पहला देखिए, वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने, पनडुब्बियों के वेग के लिए, आकाशगंगाओं की गति के अनुमान के लिए, तो सभी हैं। इन सभी का उपयोग हम डॉपलर प्रभाव से कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिए डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जा सकता है। उपयोग सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दिया हुआ है अगला प्रश्न कि जब रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका क्या कारण है? तो उसका कारण है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो डॉपलर प्रभाव से संबंधित प्रश्न थे और रडार से संबंधित कि अगर रेडियो तरंगों की बात करें तो रडार में यूज़ होता है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिसको आप अगर लेते हुए ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहे आज के पूरे प्रश्न, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके चैप्टर को करेंगे। इसको फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ 1-2 दिन में, फिर हम नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो इसकी वीडियो यदि चाहिए तो टेलीग्राम को आप ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।